अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स BPS 17 एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में 45 MCQs हैं और टाइम इसके लिए 1 आवर था। तो डबल एस का पेपर है ये, और इंतहाई बेसिक जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक दो क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। परफेक्टली competitive market has many buyer and many seller. D ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक हो गया। बाकी ऑप्शंस में वन सेलर, एटलीस्ट फ्यू सेलर, तो बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं, और जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। If an increase in price of good X lead to decrease the demand of Y, then X and Y are, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी की बात की गई है कि X की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, यानी कि कार X है, कार की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से तो कार की डिमांड कम हो गई, और जब कार कम होगी तो वाई जो गुड है वो पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी कम कंज्यूम होगा। यानी कि एक्स की प्राइस और वाई की क्वांटिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो इट मींस ये कौन सी गुड्स होंगी? ये कंप्लीमेंट्री गुड्स होंगी। तो जो बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ये, कंप्लीमेंट्री गुड्स, ये करेक्ट होगा इसका। थर्ड है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है, डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड अलोंग द इट्स डिमांड कर्व, जो इसका डिमांड कर्व है उसके साथ क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सी में डिक्रीज द डिमांड फॉर डेट गुड, डिक्रीज द डिमांड, क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, तो इट मींस ये अदर देन फैक्टर्स, अदर देन प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से जो डिमांड चेंज होती है, तो उसके लिए सी आएगा। बट यहाँ पर प्राइस की वजह से है, तो इस वजह से ये जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा? इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ डेट गुड अलोंग द सप्लाई कर्व। यानी कि जो 3 और 4 MCQs हैं वो सेम MCQs हैं। MCQs number 5. If an increase in consumer income leads to a decrease in the demand for good X, the demand for the good X is, कि अगर इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है एक्स गुड की वो डिक्रीज हो गई है, तो इट मीन्स ये इन्फीरियर गुड है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन ये। Question number 6. That the supply for a good X is upwarding sloping indicates that the marginal cost of providing good X increase as more good X are produced. As the price of good X increase, the production technology is upgraded. As the price increase, the opportunity cost of making good X decrease. All of these. अच्छा, जो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है ना, ये देखें जी, ये सप्लाई कर्व को हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो सप्लाई कर्व और जो मार्जिनल कॉस्ट है, फिर हम इससे वेरिएबल कॉस्ट भी ड्रॉ करते हैं इसका इंटीग्रेशन लेकर। अगर ये देखें कि हमारी ये प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ साथ मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, प्राइस जैसे जैसे ये इंक्रीज हो गई, ऊपर की तरफ जा रही है ये प्राइस। ठीक हो गया। तो इट मीन्स हमने क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडेड। ठीक हो गया, अपग्रेडेड हो रही है प्रोडक्शन, यानी कि हम लार्ज स्केल की तरफ जा सकते हैं। एज प्राइस इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड एक्स डिक्रीजेस, ये ज़रा सूटेबल नहीं है।
अगर ये सूटेबल होता तो हम ऑल ऑफ दीज की तरफ जा सकते थे। तो इसका ए ऑप्शन और जो बी ऑप्शन है वो मुझे कंपैरेटिवली ठीक लगे हैं, जो मेरे पास इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो बी है वो मोस्ट सूटेबल है, पर ए भी गलत नहीं है। सेवन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द डिमांड फॉर गुड एक्स द राइट, के किस तरीके से जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ये डिमांड कर्व फर्स्ट है, और जो ये मैंने पिंक बनाया है ये दूसरा डिमांड कर्व है। ये राइट कैसे शिफ्ट हुआ? ए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई गुड एंड गुड एक्स आर कंप्लीमेंटेड, यानी कि जो प्राइस ऑफ वाई गुड्स क्या हुई, डिक्रीज हुई। यानी कि ये फर्ज करें वाई जो है ये कार की प्राइसेस है, तो जब कार की प्राइसेस कम हुई तो लोगों ने कार ज़्यादा खरीदी, और कार ज़्यादा खरीदने के साथ पेट्रोल भी ज़्यादा सेल होगा। यानी कि जो इधर हमने अब पेट्रोल एक्स को एज्यूम कर लिया, तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसमें जो कंडीशन उसने बताई हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स टू द राइट, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बोथ ए एंड सी नहीं, ए एंड सी ठीक नहीं है, सिर्फ इसका सी ही ठीक है। इफ प्राइस ऑफ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम, अगर प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम है, ये मैंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये जी अगर अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये अबव द इक्विलिब्रियम है, तो अबव द इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, अल्टीमेटली प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है। ठीक हो गया। और अगर हम बिलो द इक्विलिब्रियम है, तो नीचे डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस के ऊपर प्रेशर आता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो अब एमसीक्यूज हम देखते हैं कि एमसीक्यूज क्या है। इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इज़ अबव द इक्विलिब्रियम देयर इज़ अ सरप्लस एंड द प्राइस विल फॉल। ठीक है, जो अभी मैंने बताया आपको। तो ये जो डी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट होगा। आप डायग्राम से इसको इजीली समझ सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ गुड इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर जो प्राइस है वो बिलो द इक्विलिब्रियम है, तो जाहिर सी बात है प्राइस ने ऊपर जाना है, और जो शॉर्टेज है वो कमोडिटी की तभी ख़त्म होगी जब प्राइस इंक्रीज होगी। तो देयर इज़ ए शॉर्टेज एंड द प्राइस विल इंक्रीज, ये नाइन का ए करेक्ट आंसर होगा। इफ द प्राइस ऑफ गुड इज इक्वल टू the if the price of good is equal to the equilibrium price, ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस के इक्वल है तो फिर क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई एंड द प्राइस रिमेन अनचेंज। यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है कि जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल होंगी और प्राइसेस चेंज नहीं होंगी। ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा, ये करेक्ट होगा इधर से। अब वो क्या कहता है 11 क्वेश्चन में, एन इंक्रीज या राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर गुड विल टेंड टू, ये डिमांड मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। पहला इक्विलिब्रियम ये है, ये वाला इक्विलिब्रियम है। इसमें हुआ क्या कि डिमांड कर शिफ्ट हो गया, हम इस इक्विलिब्रियम पर आ गए। अब इस इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तो ए राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन मैंने देख लिए हैं, वो ठीक नहीं है। 12 क्वेश्चन है, ए डिक्रीज इन द सप्लाई फॉर गुड विल टेंड टू कॉज, ये जो डायग्राम बनी हुई है, पहला इक्विलिब्रियम मेरा ये है, ये प्राइस है P1 और ये क्वांटिटी है Q1। सप्लाई कम हो गई, ये पीछे बैकवर्ड शिफ्ट हो गया सप्लाई कर, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो डी ऑप्शन में, ए इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा इसका। 13, इफ देर इज इंक्रीज इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड फॉर
computer in the market for computer we would expect। अब वो ये क्या कह रहा है कि डिमांड भी इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अब उसने इंटेंसिटी नहीं बताई कि डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है और सप्लाई कितनी इंक्रीज हुई है। देखें जी, जब ये मेरे पास है, ये सप्लाई है और ये डिमांड कर्व है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, फर्ज करें ज़्यादा, और सप्लाई होती है कम इजाफा, तो इसमें जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर सपोज डैट डिमांड सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, इधर आ जाए, तो प्राइस कम हो जाएगी और क्वांटिटी में तो इजाफा होना ही होना है। अगर इक्वल इजाफा हो तो प्राइस वही रहेगी, क्वांटिटी के अंदर क्या इजाफा होगा। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं प्राइस के साथ, प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है। पर जो श्योरिटी है वो क्वांटिटी में इजाफा होना ही होना है, क्योंकि प्राइस में इधर सप्लाई और डिमांड दोनों में इजाफा हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टू राइज एंड द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस टू बी एम्बिगुअस। कि ये गैर वाज़ेह है, इसका हमें नहीं पता कि इसमें इजाफा होगा कमी होगा, क्योंकि उसने कोई हमें ख़ास डायरेक्शन या वो नहीं बताया कि कितनी प्राइस के अंदर इजाफा किया है और कितना क्वांटिटी के अंदर, कितनी सप्लाई के अंदर इजाफा किया है और कितना उसने डिमांड के अंदर इजाफा किया है। तो इस वजह से डी ऑप्शन इसका हम करेक्ट आंसर कहेंगे। Suppose that there is increase in both supply and demand for personal computer. Further, suppose the supply computer increase more। यानी कि अभी इसने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सप्लाई क्या हुई है, ज़्यादा इजाफा हुई है देन डिमांड। डिमांड में इतना इजाफा नहीं हुआ, तो सप्लाई में ज़्यादा इजाफा हुआ, डिमांड में कम इजाफा हुआ। तो इट मीन्स कि क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी होगी, यानी कि प्रीवियस केस की तरह, पर सप्लाई में ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो इस वजह से प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी और जो क्वांटिटी है उसके अंदर तो इजाफा होगा ही होगा। देखें नहीं, ये डिमांड में मैंने थोड़ा सा इजाफा किया हुआ है यहाँ, और ये जो सप्लाई के अंदर इजाफा है ये ज़्यादा इजाफा है। ये आपको डायग्राम, ये वाली डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक हो गया। तो इसमें द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टू राइज, ठीक हो गया, जो एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी फॉल। तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा इसका। 45, suppose computer taste shift toward the consumption of sorry consume suppose consumer taste shift toward the consumption of apple। यानी कि जो लोगों का टेस्ट है वो शिफ्ट हो रहा है कंजप्शन ऑफ एप्पल्स की तरफ, वो ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं एप्पल्स को। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट ऑन द मार्केट ऑफ एप्पल। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या कह रहा है कि जो एप्पल्स की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। जब एप्पल की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। ये जो ए से बी के दरमियान, ये मैं कलर चेंज करने लगा हूँ, ये जो मैं पिंक बनाने लगा हूँ, ए से ये बी के दरमियान, यहाँ पर ये सप्लाई इंक्रीज होगी। इट्स कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक हो गया। तो अब डी ऑप्शन में वो लिखता है देर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर एप्पल एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अलोंग द सप्लाई कर्व। यानी कि डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज हुई है, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो सप्लाई है, पहले सप्लाई Q1 पे थी, अब ये किस पे चली गई है, Q2 पे चली गई है। तो इसको कहते हैं इंक्रीज अलोंग द सप्लाई कर्व। ये डायग्राम मैंने साथ बनाई हुई है। तो दूसरे ऑप्शंस, देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर एप्पल एंड डिक्रीज सप्लाई, तो डिक्रीज नहीं हुई, सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। देयर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ एप्पल, ठीक हो गया। अब इसमें सिर्फ सप्लाई का जिक्र किया गया है, डिमांड का जिक्र नहीं किया गया, तो इस वजह से डी ऑप्शन बेहतर है इससे, बी से। देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल अलोंग द डिमांड कर, नहीं जी, ये शिफ्टिंग हुई है। तो जो बी ऑप्शन है वो हाफ करेक्ट है, ठीक हो गया। और जो डी ऑप्शन है वो फुल करेक्ट है, तो हम फुल करेक्ट की तरफ जाएंगे। 16 MCQs है। सपोज बोथ बायर एंड सेलर ऑफ गुड एक्स एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ गुड टू राइज इन नियर फ्यूचर।
अब जी, ये है डिमांड कर्व, है ये सप्लाई कर्व बना दिया मैंने, और ये है डिमांड कर्व। ठीक हो गया। और ये प्राइसेस है, और ये क्वांटिटी है। ठीक हो गया। और ये क्वांटिटी है। अब हुआ क्या कि फ्यूचर में जो बायर है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में ना एक्स गुड की डिमांड, जो प्राइसेस है ना, वो इंक्रीज कर जाएंगी। तो क्या करेंगे, आज की डिमांड बढ़ जाएगी। आज जो डिमांड है एक्स गुड की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है कल को ये चीज़ महंगी मिलनी है, तो वो अभी खरीदना शुरू कर देंगे। और सेलर को पता है कि जो चीज़ आज सस्ती बिक रही है, वो कल को क्या बिकेगी, महंगी बिकेगी। तो वो क्या करेंगे, इसकी सप्लाई को कम कर देंगे कि हम आज इसको सप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, कल सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा इधर, जहाँ पर जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर जाएंगी। तो प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी इज एम्बिगियस, यानी कि गैर वाज़ेह हो जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि डिमांड में ज़्यादा इजाफा होगा या सप्लाई में ज़्यादा कमी होगी। ठीक है, जैसे वो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, जो क्वांटिटी है वो इधर भी आ सकती है, क्वांटिटी एग्जैक्ट इसके ऊपर भी आ सकती है, क्वांटिटी कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो डिमांड में इजाफा हुआ और जो सप्लाई में कमी है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर है 17। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये ज़रा आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों कॉस्ट होती हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। तो आपने इसका जो इसमें लिखना चाहिए था इसे बी एंड सी, तो इधर डी में बोथ बी एंड सी होने चाहिए थे। ठीक हो गया। तो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी शामिल होती है, और उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं। इफ प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इट्स स्लोप। अगर आपने मेरा ये लेक्चर सुना हुआ है, मैंने ये रिचर्ड टी ब्लास की बुक से ये पढ़ाया था, तो उसमें ये है कि अब वो ये बता रहा है आपको कि इफ द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ से शुरू होती है, इस पॉइंट से शुरू होती है, इस पॉइंट से, जिसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इधर मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग होनी शुरू हुई। अगर इससे ऊपर हम जाएं, तो यहाँ पर ये सारे जैसे जैसे हम इनपुट्स लगा रहे हैं, आउटपुट तो बढ़ रही है पर डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रही है। ये सारा जो रीजन होता है ये फ्लैटर होता है, ये वाला सारा रीजन फ्लैटर होता है। और जब ये फ्लैटर हो, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ये स्टीपर हो रही होती है। ठीक हो गया, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही होती है। ये दोनों डायग्राम मैंने ये सामने बनाई है, ये ऐसे। ठीक हो गया। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन बनेगा। बिकम्स, ये है जी 19 में, बिकम्स फ्लैटर एज क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंक्रीजेज, यानी कि अगर इससे ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, तो ये आपस ऊपर तक क्या होता जाएगा, फ्लैटर होता जाएगा। कहाँ तक ये फ्लैटर होता रहेगा, इस पॉइंट तक ये फ्लैटर होता रहेगा जहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी जीरो नहीं हो जाती। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 भी यही है। इफ प्रोडक्शन फंक्शन शो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, द स्लोप ऑफ करॉस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट कर्व, जो टोटल कॉस्ट कर्व है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, वो स्टीपर हो जाएगी। ठीक है। बिकम स्टीपर एज मोर इनपुट इम्प्लाइड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि ये फ्लैटर है, नजर आ रहा है, और ये देखें ये वर्टिकल हो रहा है इधर से, तो ये स्टीपर हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल हैं क्वेश्चन। तो जितना ये आसान पेपर है, इसमें तकरीबन 7 या 8 एमसीक्यूज उन्होंने टेक्निकल डाले हुए हैं, जिसने मेरिट बनाना है। अगर आपको ये टेक्निकल एमसीक्यूज आते हैं तो आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं।
द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कि जो वर्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं पहले पेज पर ही, तो ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है वन हु मैनेज ए हाउस होल्ड, के किस तरीके से हम अपना जो घरेलू है, एक ज़ाब्ता है, उसको तरतीब देते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो ये जो हम बुक पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल की, उसका जो फर्स्ट पेज है, उस पर इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है, वहाँ पर ये चीज़ लिखी होती है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमी वाइड फेनोमिना इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वाइड फिनोमिना, ये जब हम ये डिस्कस करते हैं, तो इसमें क्या है, ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। द मार्केट वैल्यू 23 में, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन कंट्री इन ए गिवन पीरियड टाइम, यानी कि विद इन कंट्री की बात आ गई, तो यहाँ से आप इसको पिक कर लेंगे। विद इन कंट्री किस में होती है? जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। इफ द टोटल इनकम इन द इकोनॉमी डेट रिमेन्स आफ्टर पेइंग फॉर कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस, कि आपकी जो टोटल इनकम है इकोनॉमी की, वो रिमेन है आफ्टर पेइंग टैक्सेस, आफ्टर पेइंग टैक्सेस फॉर कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। 25, विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? इन्वेस्टमेंट इन पैनामा, ये फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। यूनिट ऑफ अकाउंट, इजी टू ट्रांसफर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सारे के सारे वो हैं। क्वीन ऑफ 5 रुपी इज ए काइंड ऑफ, अब जो ये 5 रुपी का जो क्वीन है, ये फैट मनी भी है और ये मेटालिक मनी भी है। ठीक हो गया? तो अगर ये क्वीन का वर्ड यूज़ ना करता, तो शायद हम पेपर मनी वाले ऑप्शन को भी एडजस्ट कर कर ऑल ऑफ दीज की तरफ जा सकते थे। तो इसमें ए और बी जो दोनों हैं, ये करेक्ट आंसर हैं इसके। इन पाकिस्तान मनी मैनेजमेंट इज सॉल ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि जो मनी मैनेजमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। ए कर्व शो द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट वेयर गुड्स मार्केट इन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आईएस कर्व, यानी कि आईएस कर्व की डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू डू सम वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, बट अनएबल टू फाइंड एनी सूटेबल जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है कि आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप कहाँ जाएं तो आपको जॉब्स मिल मिल सकती है, ना ही फर्म्स को पता है कि हमारे काम का बंदा इधर है। तो ये परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। विच कंट्री रिलेटिवली हाई जीडीपी पर कैपिटा? भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएसए। तो ऑब्वियसली जो ये है यूएसए है, इसकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा होगी। 31 एमसीक्यूज है। एन इंक्रीज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। An inquiry into the nature and causes of wealth of nation, generally referred to by its shortened title to Wealth of Nation, written by एडम स्मिथ। ये सबको ही पता है कि एडम स्मिथ ने लिखी है। एंड डैश फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ सोशल प्रेफरेंसेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो सोशल प्रेफरेंसेस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ तक मुझे लगता है, ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, ये केन्जियन इकोनॉमिक्स है, क्योंकि उसने एनिमल स्पिरिट का जिक्र किया, साइकोलॉजिकल लॉ है, सोशल प्रेफरेंसेस हैं, जो इसकी थ्योरी, साइकोलॉजिकल लॉ की जो कंजप्शन की थ्योरी है, इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है, एनिमल स्पिरिट की थ्योरी। तो ये सारे के सारे ह्यूमन प्रेफरेंसेस, ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से मुझे इसमें जो डी ऑप्शन है वो मोर करेक्ट लगा है। तो जो आरबीसी है, इसमें भी थोड़ा सा जो फैक्टर है वो सोशल प्रेफरेंसेस का नज़र आता है, पर मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केन्स का लगा है, तो इस वजह से मैंने इसका डी ऑप्शन को वो किया है। ऑर्थोडॉक्स केनेजियन एंड क्लासिकल यूज एक्सपेक्टेशन, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर बेस करती थी, तो इस वजह से हम इसको एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन कहते हैं। द रियल ड्रॉबैक ऑफ एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन 35 एमसीक्यूज में क्या है? एक्सपेक्टेशन, जो हमने एक्सपेक्टेशन
का वर्ड यूज जो हो रहा है, तो ये फॉरकास्टिंग के यूज हो रहा है। तो जो रैशनल एक्सपेक्टेशन होती हैं उसके अंदर जो फॉरकास्ट होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। और यहाँ पर फॉरकास्ट में मसला आता है, तो इट मीन्स जो अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन है वो फॉरकास्ट ठीक नहीं करती। ठीक हो गया, चीज़ें सही एंटिसिपेटेड नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर फॉरकास्ट एरर आ जाता है। ठीक हो गया, तो सी ऑप्शन इज मोर सूटेबल। अच्छा, अब ये मैंने ISLM कर बनाए हुए हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जो फ्लैटर लिक्विडिटी ट्रैप किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? लिक्विडिटी ट्रैप इंट्रोड्यूस करवाया था केन्स ने। तो इसका जो LM कर्व होता है ना वो फ्लैटर होता है। ठीक हो गया, क्योंकि मनी मार्केट है। और इसका ऑपोजिट क्या हो गया? IS, इसका क्या होगा? स्टीपर होगा। मोनेटरिस्ट का जो LM होगा वो स्टीपर होगा, और जो IS होगा वो फ्लैटर होगा। ठीक हो गया, तो इसमें हमने अकॉर्डिंग टू मोनेटरिस्ट मनी मैटर एज कंपेयर टू फिजिकल पॉलिसी, बिकॉज IS इज, इसमें IS इसका क्या होगा? फ्लैटर होगा। ठीक हो गया, और जो LM है वो क्या होगा? स्टीपर होगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मोनेटरिस्ट में LM जरा स्टीपर है और जो IS है वो फ्लैटर होगा। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू केनेजियन फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव कंपेयर टू मनी पॉलिसी बिकॉज IS इज स्टीपर। IS इसमें क्या होगा? स्टीपर होगा। और जो LM है वो फ्लैटर होगा। वो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। 38 MCQs, Keynesian and monetarist are same page as both are agree upon the demand side policies are effective। यानी कि शॉर्ट रन में अगर हम मॉनेटारिस्ट की भी पॉलिसीज देखें तो वो डिमांड को इफेक्ट करती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इनकी। और केन्स की फिस्कल पॉलिसी, यानी कि केन्स को फिस्कलिस्ट कहते हैं, और जो ये फ्रेडमैन है इसको मॉनेटारिस्ट कहते हैं। तो ये क्या कहते थे, क्योंकि केन्स तो बात ही शॉर्ट रन की करता था, मॉनेटारिस्ट है वो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों की बात करते थे। तो इनकी जो डिमांड साइड पॉलिसी है दोनों इस पेज के ऊपर हैं कि जो डिमांड है जब आप उसको डिमांड को मुतासिर करेंगे तो जो मोनेटारिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो आपके एग्रीगेट डिमांड है वो मॉनेटरी पॉलिसी से चेंज होती है। केन्स कहता है नहीं जी, फिजिकल पॉलिसी से चेंज होती है। बट इस पेज पर हैं दोनों कि जो डिमांड साइड पॉलिसीज आर इफेक्टिव। तो ये जो इसका बी और डी ऑप्शन में ना सेम लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसके दोनों ही करेक्ट है। ये बी और डी इसके जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। 39 द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फीचर ऑफ कन्वेंशनल फ्लिप्स कर्व आर, यानी कि शॉर्ट रन में जो फ्लिप्स कर्व है वो नेगेटेड ऑफ होता है। इसमें क्या होता है? अनएंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेशन होती हैं, अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन कह लें। लॉन्ग रन में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्चुअल प्राइसेस इक्वल हो जाती हैं, यानी कि रैशनल एक्सपेक्टेशन कह लें या एंटिसिपेटेड प्राइस कह लें आप इसे। तो जो शॉर्ट रन के अंदर, तो ये केनेजियन इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि जो डिमांड साइड पॉलिसी है वो इफेक्ट कर रही है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को। लॉन्ग रन के अंदर जिस तरह वो कहते थे क्लासिकल के जो नॉमिनल वेरिएबल हैं, क्लासिकल डाइकोटमी में कि नॉमिनल वेरिएबल रियल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करते। तो केन्जियन चैनल फॉर शॉर्ट रन है इसके अंदर, जो केन्जियन का चैनल है। और यानी कि एग्रीगेटेड डिमांड की वजह से एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इफेक्ट हुई है। और लॉन्ग रन में क्लासिकल चैनल इज फॉर लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व के लिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सूटेबल है मोर। हाँ जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट डिफ्लेशन थ्योरी वाज गिवन बाय अर्विंग फिशर ने दी थी 1933 के अंदर ही। इसका जो सी ऑप्शन है फिशर, आयरविंग आयरविंग फिशर, वो करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू हैरिस एंड टेडेरो, creating creating urban jobs by expanding industrial output will generate capital intensive technology। ठीक हो गया, तो ये हैरिस एंड टेरेडेरो क्रिएटिंग अर्बन जो मॉडल है ये उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। 42 द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस डेविड मॉरिस। 1979 में इन्होंने ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया था जो डेवलप्ड नेशन को और डेवलपिंग नेशन को
कैटेगराइज करने के लिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मॉरिस डेविड मॉरिस ने 1979 में इंट्रोड्यूस करवाया था। द इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड द रिजल्ट फ्रॉम एन एडवोकेट यूज ऑफ वर्कर कैपेसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, इनविजिबल अंडर अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। द सिंपलेस्ट explanation based on Lewis model for rural urban migration that people migrate when urban wages are exceed the rural wages, यानी कि जो अ, हमारा मॉडर्न सेक्टर होता है वहाँ पर लोग क्यों जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन अर्बन एरिया में, रूरल एरिया से, कि जो मॉडर्न सेक्टर है उसकी जो वेजेस होती हैं वो हायर होती हैं। ठीक हो गया, और वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल मिल रही होती हैं। और जो रूरल एरिया होता है वहाँ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल आपकी वेजेस होती हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर जीरो होती है, नेगेटिव होती है। तो इस वजह से द पीपल माइग्रेट व्हेन अर्बन वेजेस, यानी कि जो शहरों की वेजेस हैं वो एक्सीड हैं, बढ़ गई हैं रूरल वेजेस से। यही हमारा लिविस मॉडल की बेस है इस माइग्रेशन की। कॉलोनियाइजेशन इज मोस्टली डन बाय, यानी कि किस कंट्रीज ने दुनिया को ज़्यादा गुलाम बनाया और कॉलोनी बनाई, तो उसका सही ऑप्शन है ब्रिटिश। सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ने जो कंट्रीज़ हैं उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा किया और उन लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो जी ये 45 एमसीक्यूज थे। कोशिश मैंने की है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ और डायग्राम्स के साथ ये मैं चीज़ें क्लियर करूँ। 45 एमसीक्यूज थे। तो ये केपीके का पेपर मुझे मिला तो मैंने इसको डिस्कस किया। तो जैसे कि आज कल जो बलूचिस्तान में सीट्स आई हुई हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो गया। तो इंशाल्लाह कल मैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एमसीक्यूज पेपर है वो मैंने ट्रेस किया है तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तब नेक्स्ट डिस्कशन के लिए तक मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।